नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से। बात करेंगे कि संसद में सुरक्षा को लेकर चिंता है या फिर सियासी दांवपेच है, एक दूसरे को चित करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का जो यह हंगामा है आखिर उसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सर्वे हो सकेगा, उसने दखल देने से इनकार किया। क्या है इस पूरी खबर के मायने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी की मौजूदगी में राजस्थान में नई सरकार ने ली शपथ। आज अपने जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा ने संभाली सूबे की कमान। दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बने डिप्टी सीएम। संसद की सुरक्षा के मामले में आज भी विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई हुई बाधित। सरकार ने कहा संवेदनशील मामले में विपक्ष को समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। नक्सलियों से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बिहार, झारखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 26 जगहों पर छापेमारी। कर्नाटक में दलित महिला के साथ अत्याचार पर बीजेपी का कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक विधानसभा में रिपोर्ट 5 गारंटी से बदली राज्य की आर्थिक व्यवस्था, लेकिन सरकार के दावे से विपक्ष सहमत नहीं। वहीं कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार ने साधी चुप्पी। नई ऊंचाइयों पर पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 71,000 के पार तो वहीं 21,000 के स्तर के आगे पहुंचा निफ्टी। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद की सुरक्षा को लेकर मचे हंगामे पर। सुरक्षा पर चिंता या फिर यह सियासी दांवपेच है। पिछले दिनों लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्तियों के कूदने की घटना के बाद से विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और आज भी यह हंगामा इसी वजह से जारी रहा और जो सदन की कार्रवाई थी, दोनों सदनों की कार्रवाई वो शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। पिछले दिनों लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्तियों के कूदने की घटना के बाद विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और इसी हंगामे के चलते दोनों सदनों में सभी विधायी कार्य ठप पड़े हैं। सुबह कुछ ही मिनटों के भीतर विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान और इसे लेकर दोनों सदनों में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सभापति ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार जनता को गुमराह कर रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है। वहीं संसद की सुरक्षा मामले में फरार आरोपी ललित मोहन झा की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस की उससे पूछताछ जारी है। कुछ और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था और ललित मोहन झा की गिरफ्तारी के बाद भी 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी विधायक की ललित झा के साथ सेल्फी वाली तस्वीर जारी की है। तो ये भी समझ सकते हैं कि क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। ललित झा की टीएमसी नेता तापस राय के साथ तस्वीर को बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसके जांच कराने की मांग की है। और भाजपा संसद में सेंधमारी के मास्टरमाइंड ललित झा को लेकर टीएमसी को घेर रही है। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी नेता तापस राय के साथ ललित झा की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि हो, टीएमसी का उससे कोई साथ ना हो, ये संबंध
निकल ही आता है। ये टीएमसी विधायक तापस राय है, उसका क्षेत्र का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते हैं, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जांच करे। और संसद की सुरक्षा मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि जनहित में सदन में सभी महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष लगातार जनता को गुमराह कर रहा है। वो सरकार के बार बार सदन में व्यवहार न डालने के आग्रह करने के बावजूद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। आज भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। 2 बिल है और मंडे से 3 महत्वपूर्ण बिल है। जो पहले एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये तीनों एक्ट जो थे इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये तीनों एक्ट हम विथड्रॉ करके रिपील करके नया एक्ट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका पूरा चर्चा हो और हमने इसके लिए 15 घंटे अलॉट किया है बीएससी में। 15 घंटा, 15 आवर्स टोटल। ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। ठीक है, स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह बने हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो सदन में पूरा हंगामा बरपा है, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है। नीरज, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये दोनों तरफ की दोनों बातें हो रही हैं। आप समझिए कि विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, कह रहा है इस पर सदन में चर्चा करी जाए, और आकर के सामने प्रहलाद जोशी वो कह रहे हैं कि हम तो भाई चर्चा के लिए तैयार ही हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, है क्या असल स्थिति? देखिए, बिल्कुल, अगर निखिल आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा जाना कि लोकसभा या संसद की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लोकसभा सचिवालय की है। आप अगर देखें कि जो हमारा संविधान है वो भी ये बताता है कि संसद भवन के अंदर अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से लिया जाएगा। यहाँ तक कि पुलिस भी संसद भवन के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। यही कारण है कि आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि संसद की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लोकसभा सचिवालय की है, और लोकसभा सचिवालय इसके लेकर तमाम तरह के जो कदम है वो उठा रहा है। गृह मंत्रालय से भी बात हुई है। गृह मंत्रालय ने जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी है जो ये देखेगी कि संसद की सुरक्षा है उसको और कैसे पुख्ता किया जाए। इसके अलावा आप देखें कि स्पेशल सेल इसमें पूरी जांच कर रही है। स्पेशल सेल ने अब तक 6 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए, या जो लोग इस पूरे कह सकते हैं कि संसद भवन में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया, संसद भवन के अंदर घुसपैठ की, उसको लेकर क्या पीछे से किसी तरह के दिशा निर्देश थे? क्योंकि कई सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से लगातार मुलाकातें कर रहे थे। भगवत सिंह फैन क्लब के माध्यम से ये जुड़े हुए थे। मैसूर में भी एक बैठक हुई थी। संसद भवन में घुसपैठ करने से पहले भी गुरुग्राम में एक बैठक हुई थी और जहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई थी। इंडिया गेट पर ये लोग एकत्र हुए थे और उसकी बाकायदा जो वीडियोग्राफी है वो की गई थी। और ललित झा जो इसका मास्टरमाइंड है, उसने जो वीडियो है वो सोशल जो साइट है वहां पर पोस्ट भी की है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार देख रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो फॉरेंसिक टीम है इस मामले में तेजी के साथ जांच कर रही है। अब देखा ये जा रहा है, क्योंकि ये भी निकलकर सामने आई है, जिस नीलम का जिक्र हो रहा है कि उसने किसान आंदोलन के समय कई सारे आंदोलनों में भाग भी लिया, और ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि किसान आंदोलन के समय जो खालिस्तानी है वो भी एक्टिव थे। इससे कोई छुपी वही बात नहीं है। तो ये कई तरह के एंगल हैं, उससे जांच की जा रही है। टीएमसी के जो नेता हैं उनके साथ ललित झा की जो तस्वीर है वो भी कई सारी जो कहानी है वो बयां करती है। तो अब पुलिस ये तमाम एंगल हैं इसके आधार पर जांच कर रही है। निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसको समझना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष जो बार बार ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के
जो तमाम कदम है वो उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत करके उठाए जा रहे हैं। तो उस स्थिति में हंगामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे जरूरी विधेयक हैं, जरूरी कामकाज हैं, जिन पर संसद भवन के दोनों ही सदनों में जो चर्चा है वो की जानी जरूरी है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है, ये बता रहा है आपसे कि नीरज आपसे एक बात और बहुत बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। ललित झा के साथ पूछताछ चल रही है, कुछ और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। आपको लगता है कि अभी ये जो तार है वो इसका ये मतलब और बहुत वृहद तरीके से तमाम दूसरी जगहों तक जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि इससे पहले भी जब इन लोगों से पूछताछ हुई है तो उन लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, इस तरीके से बैठक हुई थी। अब आप देखें कि टीएमसी सांसद के साथ, टीएमसी नेता के साथ ललित झा की जो फोटो है वो भी आई है। एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था, बिहार का रहने वाला है, लेकिन एक्टिवली काम कर रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अब इनसे पूछताछ के बाद और खासतौर से इनके जो मोबाइल फोन है उनको जब विस्तृत तौर पर फॉरेंसिक उसकी जो जांच होगी उसके बाद पता लग पाएगा कि क्या ये देश के बाहर भी किन्हीं लोगों के संपर्क में थे, या देश के अंदर और कौन कौन से लोग थे जो इनको सहायता कर रहे थे। क्योंकि पैसा देना, प्लानिंग करना, ट्रैवल करना, आप रिक्शे वाले का नाम जो सागर है वो ऑटो रिक्शा चलाता है, अब इतना पैसा लगातार कहाँ से आ रहा था कि वो मैसूर भी जा रहा था, इसके अलावा संसद की रैकी भी कर रहा था, गुरुग्राम में भी जा रहा था, ये लोग लगातार संपर्क में थे। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो स्पेशल सेल है वो ढूंढने की कोशिश करेगी, खासतौर से अब जो फॉरेंसिक इसकी रिपोर्ट आएगी। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के जो सियासी हंगामा बरपा है उसके भी मायने फिर समझने होंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। और रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब खबर बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। अपने ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। अब ज्ञानवापी विवाद की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का सर्वे तय होगा, यानी इसका सर्वे किया जाएगा अदालत के आदेश के बाद। पिछले कई वर्षों से श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद की विवादित जमीन को लेकर अदालतों में सुनवाई चल रही है। योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मसला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मसला है और ये अब अदालतों में है। हिंदू मान्यता के मुताबिक यही कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसके बाद में मंदिर का रूप उसे दिया गया था। पिछले हजारों वर्षों से यहाँ पर पूजा होती आई है, ऐसी मान्यता है। जन्मभूमि का इतिहास हजारों साल पुराना है। वहीं ईदगाह ट्रस्ट का दावा है कि 13.37 एकड़ के परिसर में जमीन को लेकर समझौता हुआ था। हिंदू पक्ष इसे अवैध कब्जा मानता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर सामने लाकर इसे विवादित होने से इनकार करते हैं। विवादित बाबरी मस्जिद टूटने के बाद नरसिंह राव की सरकार ने एक कानून बनाया था जिसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया था। 1991 के इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हिंदू पक्ष जन्मभूमि को वर्षों से लंबित मामला मानता है। राजनीतिक मजबूरी में कांग्रेस सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध होता रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे ने आपसी सुलह का भी रास्ता खोला है।
और शाही ईदगाह मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने का फैसला लिया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का। उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा मामला जिसको कहते हैं कि विवादों में आया, और उसके बाद जो शाही ईदगाह पक्ष था वो हाईकोर्ट आया। हाईकोर्ट ने इस पर जो शाही ईदगाह मस्जिद थी उसका सर्वे कराने की बात कही। इस सर्वे के विरोध में जो जब मुस्लिम पक्ष जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और शाही ईदगाह का पक्ष है, जब वो सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। यानी कि अब 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा कि जो सर्वे है उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, कौन उसमें लोग शामिल होंगे और आखिर कैसे ये चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रवेश चौधरी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रवेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन जो ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हैदराबाद से हैं, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर माफ़ कीजिएगा, मौलाना नदीमुद्दीन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर फिरोज बख्त अहमद जो कि फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर फिरोज बख्त, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत माफ़ कीजिएगा विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आएंगे और अदालत में जो कुछ आज कार्रवाई हुई है, मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए और हमारे जो दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं उनके लिए आप हमें बताएं। बिल्कुल निखिल, अभी जो आप सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन जो बता रहे थे पूरी प्रक्रिया क्या हुई आज कोर्ट में, क्योंकि ये मामला आज पहली बार यहाँ पर नहीं आया है। इससे पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस वक्त कोर्ट ने मस्जिद ईदगाह समिति जो लेकर के आई थी ये याचिका, उस पर ये कहा था कि आप अपनी जो भी दलीलें हैं, दोनों पक्ष वो लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट को दें, आगे इस पर हम सुनवाई जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच में जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद एक बार फिर ईदगाह की समिति की तरफ से इस मामले को उठाया गया कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने एक बहुत ही टेक्निकल इशू पर अपनी क्वेरी रखी कि क्या अलग से चैलेंज किया गया है हाईकोर्ट के आदेश को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को। कोई अलग से याचिका दाखिल नहीं की गई थी, स्पेशल लीव पिटीशन नहीं थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जो पिछला आदेश है हमने उसमें सुनवाई के लिए 9 तारीख जनवरी तय की है, उस वक्त हम सुनवाई करेंगे, और इस बीच में जब कोई अपील नहीं है तो सुनवाई कैसे की जा सकती है। तो जाहिर है कि कुछ जल्दबाजी भी यहाँ पर दिखी ईदगाह समिति की तरफ से कि बेहतर होता कि अगर वो एक प्रॉपर एसएलपी दाखिल करके आदेश की कॉपी लगा करके उसको चुनौती देते तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको सुनता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई अपील आज थी नहीं जिस पर वो सुनवाई करें, इसीलिए कोर्ट ने किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया है। तो कल का जो आदेश था वो जारी रहेगा। सिंगल बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सर्वे का ऑर्डर किया है वो अभी एग्जिस्ट करता है, उस पर किसी भी तरह का स्टे सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए विकास, हम आपसे और अपडेट्स और इस पर और इंसाइट, क्योंकि आप अदालत कवर करते हैं, और लेते रहेंगे। प्रोफेसर फिरोज बख्त, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें जो विवाद है उसको कहीं बाहर भी सेटल किया जा सकता था, अब यहाँ तक पहुँचे हैं और जिसको कह रहे हैं कि एक बार फिर उसी राह पर हैं कि वर्षों तक ये मामला आपस में चलता रहे, अदालतों के चक्कर काटते रहे? हाँ, देखिए निखिल भाई, एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन आपने मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो विवाद है ना,
थोड़ा सा मुझे एक क्वालिटी टाइम दीजिए। इस विवाद की जो जड़ें हैं वो राम मंदिर के वक्त से जुड़ी हुई हैं। जब राम मंदिर का मामला हो रहा था तो एक ऐसी फिजा बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि भाई आप आपस में बैठ के इसको एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट कर लें आपसी भाईचारे से, ताकि ये हिंदू मुस्लिम मसला ना बने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी गई और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन में कुछ लोग चले गए। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर उसी वक्त ये जो राम मंदिर का मसला है, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, ये हिंदू भाइयों को ऑफर कर देती कि देखिए तुम्हारे सबसे बड़े जो खुदा हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो जिनको हम भी जो है प्रॉफिट मोहम्मद की तरह इज्जत करते हैं, वो भी एक खुदा के भेजे हुए जो है पैगंबर थे, तो ये उनको ऑफर कर देते, बाकी कहते हैं हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये फिजा वहीं पे क्लियर हो जाती और शायद ये जो ज्ञानवापी का मसला निकल रहा है, कृष्ण जन्म भूमि का मसला निकल रहा है, ये शायद नहीं होता, ये ऐसा नहीं हो पाया। और मुझे इस बात का डर था कि जब ठीक है राम जन्मभूमि का मामला तो सॉर्ट आउट हो गया, अच्छे से हो गया, लेकिन उसको जिस तरीके से बिगाड़ा गया उसके लिए मैं समझता हूँ ये तभी ये जो है ये मामले खुल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल ये है कि विश्व हिंदू परिषद और उससे पहले आरएसएस का ये वक्तव्य पहले से था जनता के अंदर कि हमें 3 जगहें चाहिए, राम मंदिर वो ले लिया उन्होंने, कृष्ण जन्मभूमि और ये ज्ञानवापी क्वेश्चन में, ये मेरे ख्याल से मामले नहीं उठते। और मैं छोटा सा मैं 1-2 सेकंड की टिप्पणी और करूंगा। ज्ञानवापी में ठीक ठाक चल रहा था, वहाँ पे हमारी जो हिंदू खवातीन बहनें थी वो श्रृंगार गौरी की पूजा हफ्ते में 1 बार करती थी। जो मस्जिद कमेटी वालों ने पता नहीं क्या उनके दिमाग में कीड़ा चल पड़ा, उन्होंने कहा ये यहाँ पर नहीं आए और इनको रोका जाए। देखिए हमारी जो तहजीब है साझा विरासत की तहजीब है, मिली जुली तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहते चले आए हैं, तो इस जगह हमें एक दूसरे के दिल में रखनी चाहिए। तो उन्होंने जब मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी ने जो है शिकायत की, कोर्ट में चले गए, ये मामले कोर्ट के नहीं होते, दिलों के होते हैं। और फिर मैं अब मुस्लिम कम्युनिटी से कहूँगा और हिंदू कम्युनिटी के लोगों से कहूँगा, इसको आपसी भाईचारे से बैठ के निपटा लें। कोर्ट में अगर मामले गए तो मैं क्या कहूँगा कि लाल किला भी जाएगा और कुतुब मीनार भी जाएगी और ताजमहल भी जाएगा, ना जाने कितनी मसाजिद जाएंगी। और आखिर में डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी ज्ञानवापी के मामले में कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखना चाहिए। और भारत विश्व गुरु बनने वाला है, G20 किया, COP28 का लीडर रहा, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वर्ल्ड के सबसे कदावर नेता हैं, हमें उस राह पे चलना चाहिए। मजहब के मामलों से हमें निकलना चाहिए, उलझलने से। बिल्कुल जो मजहब के मामले हैं उनसे निकलना चाहिए और विकास की राह पकड़नी चाहिए। हमारे साथ में VHP के प्रवक्ता प्रवेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं। प्रवेश चौधरी जी, आपको लगता है कि अब ये जो अदालत की राह पर पहुंच गए हैं, अब ये अदालती फैसला होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक हक है हिंदू समाज का और वो उनको मिलना चाहिए? किस तरह से देखते हैं इस पूरे मैटर को? नहीं, हिंदू समाज का अधिकार तो इस पूरे भारत पर, भारत यानी हिंदू, भारत और हिंदू भिन्न नहीं हो सकते, एक चीज जी। और हिंदू समाज ने तो वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ है, मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और काशी हमारे शिव की नगरी, और उन पर जबरन तरीके उन मंदिरों को तोड़ करके उन पर ढांचा खड़ा किया गया, एक मस्जिदें खड़ी करी गई जो कि इस्लाम के हिसाब से भी वो वैध नहीं मानी जा सकती, उनको सही नहीं माना जा सकता कि किसी भी धर्म के पूजा स्थलों को तोड़कर वहां पर कुछ खड़ा किया जाए और उसमें पूजा अर्चना करी जाए, वो भी इस्लाम के खिलाफ है। और यदि मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके प्रमाण के रूप में मैं एक महिषी आलमगिरी है, उस आलमगिरी के अंदर औरंगजेब के समय में सकी मुस्तिक खान लिखते हैं, तो सकी मुस्तिक खान लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं इस बात को कि किस प्रकार से वहां पर मंदिर को तोड़ करके और उस पर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। ये मथुरा का है। ऐसे ही काशी को लेकर के भी बात करी गई है और ऐसे ही अयोध्या को लेकर के भी उन्हीं के इतिहासकारों ने यानी मुगलों के इतिहासकारों ने इस बातों को लिखा है।
मोहम्मद गजनी के इतिहासकार जो थे अल उतबी, वो खुद भी ये लिखते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि गजनी ने मूर्तियों को तोड़ा और इस्लाम की स्थापना की। उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों, यानी कमीनों मतलब हम हिंदू समाज के लोग, हम नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया। ये कौन लिख रहा है? अल उतबी लिख रहा है। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें इस्लामिक कट्टरवादी जो धड़े थे उन्होंने इस देश के अंदर किया है। इसलिए अगर ये 3 स्थान जो हमने मांगे थे, 64 में विश्व हिंदू परिषद बनी और उसके बाद कितनी बारी ये बातें कही गई, लेकिन ये सही बात है, हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के कट्टरवादी धड़े ने इस बात को नहीं माना और बार बार कोर्टों के में गए। आप देखिए कि राम मंदिर को लेकर के लगभग 3.5 लाख से ज्यादा बलिदान इस देश में हुए हैं, और जिसके अंदर आजादी के बाद भी कई हजार की तादाद में बलिदान हुए हैं। क्या आवश्यकता थी देने की? मान लो पहले मुगल थे, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, लेकिन जब भारत के लोगों का शासन हो गया तब भी हिंदू समाज को प्रभु राम के लिए संघर्ष करना पड़ा, प्रभु राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करना पड़ा। और आज मथुरा के अंदर साफ साफ दिख रहा है के मोहम्मदी जो इतिहासकार है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने खुद भी कहा, खुद इस्लाम मुस्लिम समाज के मोहम्मदी, वो खुद कहते हैं कि जो मथुरा में जो ईदगाह बनाया गया है वो मस्जिद को तोड़ के बनाया गया है, और वो कह रहे सरासर दिख रहा है ये चीजें। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम धड़ा अगर कोर्ट में जा रहा है और उसको डिले करा रहा है, अरे उनको तो सहर्षा स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने गलती करी है। अगर हम उनको पूर्वज मान रहे हैं, उन्होंने गलती करी है, लेकिन हमारा और आपका खून तो एक है, हम सब हैं तो हिंदू, भले ही हमारी पूजा पद्धति बदल गई है। लीजिए आप मथुरा लीजिए, काशी लीजिए, और भी कहीं कोई स्थान है तो वो भी आप लीजिए। कारण क्या है? कारण ये है कि मस्जिद तो वो कहीं पर भी बना करके पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन हम कभी राम के जन्म के स्थान को नहीं बदल सकते, हम कृष्ण के जन्म के स्थान को नहीं बदल सकते। हम प्राचीन जो शंकराचार्यों के द्वारा पीठें बनाई गई हैं, उन पीठों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मस्जिद बदली जा सकती है। और दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी मस्जिदों के स्थान का परिवर्तन किया गया है। चलिए प्रवेश चौधरी बनाई गई। ठीक है प्रवेश चौधरी जी, आपका पॉइंट आ गया। मौलाना नदीमुद्दीन जो ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हैदराबाद से जुड़े हुए हमारे साथ, स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपको लगता है कि ये विवाद जो है अब जो सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपने देखा कि स्टे करने से इनकार कर दिया, तो एक कहीं ना कहीं सत्य उजागर करने के पक्ष की तरफ एक तरफ बढ़ गया है। जिस तरह से शुरुआत इस चर्चा की हुई, फिरोज बख्त साहब ने कहा कि ये अगर एमिकेबली आपस में सेटल कर लेते तो शायद बेहतर होता। देखिए, ये विवाद है नहीं, ये विवाद बढ़ाया जा रहा है। 1968 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में समझौता हो चुका था। ये मासिर आलमगीरी बोल रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मासिर आलमगीरी कब पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं तो आपके मैं चैलेंज करता हूं कि पेज बताएं और पढ़ करके बताएं। ये लोग झूठ के पर पीएचडी करके हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं और देश को हिंदू और मुसलमानों के अंदर डिवीजन कर रहे हैं। क्या झूठ क्या फैलाया जा रहा है, ये भी बताते चलिएगा मौलाना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 68 में समझौता हो चुका है हिंदू और मुसलमानों के बीच में। 23 एकड़ में 10 एकड़ इनको, 13 एकड़ उनको। समझौता हो जाने के बाद आज क्या जरूरत पड़ी है? मैं कहता हूँ कि तमाम झगड़े खत्म करने के लिए फिरोज बख्त साहब एक पढ़े लिखे आदमी है, मगर पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार निकल जाएगा, ये फला निकल जाएगा। अरे भैया, संविधान से चल रहा है ये देश, किसी के बफौती नहीं है कि ये कानून है, ये कानून से चलेगा देश। कैसे कुतुब मीनार चला जाएगा? कैसे जो है ये लाल किला चला जाएगा? फिरोज बख्त साहब, बैठ करके आप संजीदगी से बात करिए, आप भड़काने की बात मत करिए। मैं कहता हूँ मामला सुप्रीम कोर्ट के में सुप्रीम कोर्ट ने की वजह से मामला हाई कोर्ट को गया, अब सर्वे हो रहा है। 1968 के जिस समझौते की बात आप मौलाना साहब कर रहे हैं, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड में है? कहीं अदालत ने समझौता कराया है? और अगर समझौता कराया, फिर अदालतें इसको एंटरटेन क्यों कर रही हैं? अगर ठीक है, कोई समझौता नहीं होता है, सारे समझौता तो ये होता है अगर बातचीत। फिर मैं कह रहा हूँ, अभी फिरोज बख्त साहब बोल रहे हैं बात करने के लिए, तो फिर किससे समझौता किया जाए? 1991 का
वर्शिप एक्ट है खबर दे रहा है। पहले 91 का फिरोज बख्त साहब इतने ही बड़े हमदर्द हैं मोहन भागवत जी के पास, तो जाके कहें कि 91 का वर्शिप एक्ट खत्म करें। ठीक है, 91 के वर्शिप एक्ट की 91 के वर्शिप एक्ट का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। विकास, आपसे समझना चाहेंगे 1991 के वर्शिप एक्ट की जिसकी लगातार कई बार आज मौलाना साहब भी दे रहे हैं और भी दूसरे लोग देते रहे हैं, क्या इसकी वस्तुस्थिति है? अदालत इस पर क्या कहती है? जी निखिल, अदालत ने सुनवाई के दौरान, इससे पहले जब काशी का मामला चल रहा था तब भी और इस मामले में भी ये महत्वपूर्ण टिप्पणी थी कि हाँ, अगर इस 91 के एक्ट के हिसाब से भी अगर हम माने चीजों को, तो सबसे पहले ये साबित करना होगा कि 47 में भी कोई विवाद नहीं था। अगर कोई भी पक्ष ये डॉक्यूमेंट्स लाता है या कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज, रिकॉर्ड या किसी हिस्टोरियन का अकाउंट लाता है जिससे ये बात साबित हो या इस बात का हिंट मिले कि इसको लेकर विवाद 47 के समय भी था, तब इस एक्ट के लागू होने को लेकर के संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि एक्ट की जो भाषा है वो साफ कहती है कि 47 के वक्त जो स्थिति थी वही बनी रहेगी, वो स्टेटस को बना रहेगा। ऐसे में अगर 47 के समय किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के कोई मुकदमेबाजी चल रही थी या किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था कब्जे को लेकर के, तो जाहिर है कि उस एक्ट के दायरे में इसको हम नहीं बांध सकते। निखिल, दूसरी बात यह है कि कई हिंदू पक्षकार खास तौर से इस एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने याचिकाएं दाखिल की हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर जब सुनवाई का मौका आएगा तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसको वो कहते हैं कि ये एक्ट उनके वर्शिप के राइट को वायलेट करता है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी के तौर पर, ऑब्जर्वेशन के तौर पर कई मौकों पर कहा है कि 47 का 91 का एक्ट जरूर है, लेकिन 47 के समय किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। एक पक्ष का पूरी तरह कब्जा था, दस्तावेजों में भी और विजिबली भी दिखता था कि कब्जा उसका था। जब ये स्थिति होगी तभी आप उस एक्ट की दलीलें रख सकते हैं कि आपको उस एक्ट का प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो वो एक आर्ग्यूमेंट का जो विषय है वो ओपन है। अभी आगे आने वाले समय में पार्टीज अपनी अपनी बात रखेंगी कि क्या विवाद था 47 के समय उस एक्ट के मुताबिक। हालांकि एक्ट की वैधानिकता को तो हिंदू पक्ष वैसे भी चुनौती देता रहा है कि वो कहते हैं ये एक्ट ही कायदे से उनका जो राइट है पूजा करने का, उसको वायलेट करता है। ठीक है, ठीक है मौलाना, आपने सुना कि दो बातें कही हैं। एक तो जो हिंदू पक्ष है वो इस एक्ट की वैधानिकता को चेतावनी देता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगर 47 से पहले कोई विवाद था तो उसको आगे हम सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी की भी रिलीजियस राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक, 91 का जब वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट में जब कानून पास हुआ था तो मथुरा तो था, ज्ञान वापी भी था, फिर क्यों कानून पास किया गया? क्या पार्लियामेंट के इतने बड़े मेंबर या पार्लियामेंट में जो देश का कानून बनाता है, क्या वो पार्लियामेंट के मेंबरों को ज्ञान नहीं था? ये जो आपके वो बता रहे हैं, एंकर बता रहे हैं, क्या वो ज्ञान नहीं था? मैं कहता हूं कि ये भाजपा के तथाकथित लोग ये बैठे हैं, इनका एक एजेंडा है कि भाजपा नहीं, तो इसमें फिर चलिए ठीक है, आपको ये बात आकर समअप कर देना कि कुछ लोग इसको एजेंडा बनाए हुए हैं, बीजेपी इसको लेकर एजेंडा बनाए हुए हैं, ये कहने के बजाय जो अदालत कह रही कि सर्वे करा लें, तो दिक्कत क्या है? मैं कहता हूं कि 91 के वर्शिप एक्ट के तहत सर्वे कराने की जरूरत क्या है? मैं कल आपके स्टूडियो का सर्वे कराऊंगा कि 300 साल पहले मस्जिद थी, मैं हर जगह सर्वे कराऊंगा। तो देश में ये चरमपंथी आग लगाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ये देखिए, ये तर्क देना, अभी देखिए, अभी कानून सम्मत तरीके से बात हो रही है। मौलाना नदीमुद्दीन, अभी कानून सम्मत तरीके से बात हो रही है, इसलिए इस पर यह कहना कि कोई आग लगा रहा है, वो आग बुझा रहे हैं, इसके बजाय सीधे सीधे कानून सम्मत तर्क तरीके से बात करेंगे। प्रवेश चौधरी के साथ में इस चर्चा में प्रवेश चौधरी को जोड़ेंगे। प्रवेश चौधरी जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो ये सर्वे को जिसको आज सही ठहराया है किसी न किसी मायने में सुप्रीम कोर्ट ने, मौलाना कह रहे हैं कि ये सर्वे कराने की जरूरत ही क्या है, और 91 का जो वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक इस पर ये सर्वे नहीं होना चाहिए। नहीं, हम उसको नहीं मानते, ठीक है, और उसको देश में हिंदू समाज नहीं मानता। पहले से वहां पूजा अर्चना होती आ रही है, तो हमें दे दीजिए ना। ऐसे तो बहुत सारे स्थान है, अयोध्या में तो पूजा अर्चना हो रही थी, आपने क्यों विवाद खड़ा किया? नहीं करना चाहिए था। हम आएंगे तो हम ऐसे किसी उसको नहीं मानते और हम सरकार से अपील करते हैं इसको हटाना भी चाहिए। हिंदू समाज इसको नहीं मानते, तब मैं घूमूंगा।
दूसरी चीज, मौलवी साहब ने कहा कि जो मासिर अलमगीरी है वो किस पेज पर है, तो जादूनाथ सरकार ने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो 51 से लेकर 59 पेज तक पढ़ लीजिए आप, मथुरा के बारे में उसके अंदर है, और उसमें आपको बहुत सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी जी। इसलिए आप पढ़िए, मैं प्रोफेसर हूँ इसलिए कह रहा हूँ आपको। और यही नहीं है मौलवी साहब, मौलवी साहब बोलने तो दीजिए। मौलवी साहब आपके बीच में कोई बोला नहीं था। मौलवी साहब इनको बोलने दीजिए, हम आपके पास आएंगे, मौलवी साहब बोलने दीजिए। इतिहास के पन्नों को पढ़ के बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने काशी के बारे में लिखा कि हमने इतने दिन में मस्जिद को वो मंदिर को तोड़ दिया है और तोड़ करके मस्जिद भी तालीम कर दी है। ये सारे शब्दों को लिखा गया है, और ये कोई हिंदू इतिहासकार नहीं लिख रहा, इसको उसी समय के उन्हीं के जो लिखने वाले इतिहासकार थे, उन्होंने इसको एज ए गर्व के रूप में, ऐसे गौरव के रूप में। आपका पॉइंट आ गया प्रवेश चौधरी जी, इस पर जवाब ले लेते हैं मौलाना नदीमुद्दीन। अगर कोई चीज या कोई मंदिर जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया था पहले समय में, अगर उसको ठीक किया जा रहा है तो इसमें बड़ा दिल दिखाते हुए दे दीजिए, क्या दिक्कत क्या है? वो उनका जन्म स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, बहुत सही बोलना है। मैं कहता हूं कि पहली बात तो मुसलमानों का, इस्लाम का कानून है कि किसी मंदिर तोड़ करके जो मस्जिद बनाई जाएगी उस पर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ओके, राइट, ठीक है। आपकी आवाज चली गई है, एक बार फिर से देखिए आपका इंस्ट्रूमेंट। मौलाना नदीमुद्दीन, देखिए कहीं आपका इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है क्या? आपकी आवाज चली गई है, आवाज नहीं मिल रही है। चलिए, मौलाना नदीमुद्दीन जुड़े, उसके पहले फिरोज बख्श जी आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला है, इसमें आपके पास आते हैं मौलाना साहब, आपके पास आते हैं। इससे पहले फिरोज बख्श साहब, आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है, अब तो ये अदालत में आ ही चुका है, अब इसमें सर्वे कराने में दिक्कत क्या है, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? देखिए निखिल भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उस पर ही आ रहा हूं जवाब पर। उससे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने प्रवेश चौधरी साहब की भी बात सुनी और हज़रत मौलाना नदीमुद्दीन साहब की बात सुनी। मेरा काम है पुल बनाना दोनों के बीच में, और मैं पिछले 30-35 साल से मुसलमानों में, भाजपा में, संघ में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना कामयाब हूँ या हूँगा वो एक अलग चीज़ है। यहाँ भी मैं पुल बनाने की कोशिश करूँगा। नदीम भाई में बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, एक बैलेंस्ड आदमी है और बहुत सोच समझ के अच्छी बात बोलते हैं। और पिछली बार जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने मेरा नाम 5 बार लिया। देखिए हमारी आपसी वो नहीं है, चकल्लिश कोई नहीं है। मैं इस मामले के ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि अब चूंकि ये मामला कोर्ट में आ गया है, कोर्ट ने कह दिया सर्वे करने को, तो अब मैं कहूँ या निखिल साहब कहें या चौधरी साहब कहें, आप कहें, इसका सर्वे अब होगा और जो भी उसका नतीजा है। लेकिन अभी भी मेरी राय ये है कि हम दोनों, मतलब दोनों तबकों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बैठ करके, बाहर बैठ करके इसको निपटा लीजिए, इसको प्यार मोहब्बत से, क्योंकि हमेशा से हमने ये देखा है कि हम हिंदू मुस्लिम हमेशा से बहुत प्यार मोहब्बत से रहते चले आए। हाँ, जो पुराने ज़माने में जो मुस्लिम जो शासक रहे हैं, अगर उन्होंने कोई मूर्तियाँ तोड़ी हैं या कुछ गलत काम किए हैं, तो मैं समझता हूँ हम उन गलत कामों के बिल्कुल साथ में नहीं हैं। चाहे उन्होंने मंदिर तोड़े हैं या कुछ भी किया है, चाहे वो बामियान की मूर्तियां तोड़ी हैं, वो इस्लाम की रॉ के खिलाफ है। क्योंकि इस्लाम, कुरान भी यही कहता है, अगर तुम दूसरे मज़ाहिब के जो नेता हैं या उनके जो भी पैगम्बर हैं उनको बुरा कहोगे तो तुम्हें बुरा कहेंगे। तो हम अगर ये काम करते हैं या कुछ मुस्लिम शासकों ने ऐसे काम किए हैं, आज का मुसलमान उनके साथ नहीं है और उनसे इसका बदला नहीं लेना चाहिए। और नदीम साहब, एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो ये वैदिक संस्कृति है, ये तो 5000 साल से, हो सकता है मेरे मकान के नीचे एक मंदिर हो सकता है आपके मकान के नीचे एक मंदिर हो, ये खोदने से काम नहीं चलेगा। ये सर जोड़ के बैठिए। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंशाल्लाह बनने जा रहा है, तो हमें सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार अगर कोई गलत बात करती है तो हमें और आपको और जो भी मीडिया के चैनल्स हैं मिलकर समझाना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। तो मैं समझता हूँ इस मामले को भी
कोर्ट के बाहर निपटा लिया जाए, ठीक है। नहीं तो फिर कहूंगा हर चीज अगर कोर्ट में जाएगी तो आपके हाथ से जाती रहेगी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो या कोई मॉन्यूमेंट हो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि शो को वाइंड अप करिए, मगर मौलाना नदीमुद्दीन साहब बहुत बहुत जल्दी से 30 सेकंड में अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट पे जाऊंगा। जी हाँ, मैं कहता हूं कि अगर पुराना खोदोगे, अतीत खोदोगे तो 90,000 स्तूप अशोका ने बनाया था, कहाँ गया? बोध गया, कहाँ गया? बोध बिहार कैसे लुप्त हो गया? ये सब खोदना पड़ेगा इतिहास में। मुगलों से पहले भी इतिहास है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि लड़ने के मूड में हैं। मैं एक शेर बोलना चाहूंगा। मंदिर भी ले लो, नदीम साहब सुनिए, आपके लिए भी, प्रवेश जी आपके लिए भी, मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब ना खेलो। छोड़ दीजिए मंदिर मस्जिद करना, हिंदुस्तान की बात करिए। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान की बात करिए। इसी नोट पर खत्म करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इस चर्चा के लिए आज वक्त बस इतना ही है। प्रवेश चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, फिरोज बख्त साहब आपका भी, मौलाना नदीमुद्दीन आपका भी, और विकास सारथी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की, कि आखिर किस तरह से वहां पर 5 गारंटी जो है उसको सरकार तो सही बता रही है, लेकिन विपक्ष उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की, जहां फ्री बी यानी गुड इकोनॉमिक्स, और लेकिन उस गुड इकोनॉमिक्स का असल में क्या है हाल, इस पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में 2023-24 की वित्तीय रिपोर्ट में बताया है कि 5 गारंटी स्कीम से आर्थिक प्रगति में मजबूती आई है। यह विधानसभा की वित्तीय रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 5 गारंटी से आर्थिक प्रगति में मजबूती आई है। फ्रीबी को अपना राजनीतिक हथियार बना चुकी कांग्रेस का दावा है कि उसने बीजेपी को भी फ्रीबी के लिए मजबूर किया है। कर्नाटक सरकार इसे गुड इकोनॉमिक्स मानती है। उसका कहना है कि अर्थव्यवस्था की एक सही चाल है, लेकिन ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के बीच हाईकोर्ट को ठेकेदारों के भुगतान के लिए दखल देना पड़ता है। विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड नहीं मिलता। फ्री बिजली स्कीम में कुछ लोगों ने 0 बिल पाया है, लेकिन अधिकांश लोग महंगी बिजली लेने पर मजबूर हैं। SC वेलफेयर बजट में भी कटौती की गई है। सवाल राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ से ज्यादा यह है कि बढ़ती सब्सिडी के बोझ से निपटने का रास्ता आखिर क्या है, और क्या आम लोगों पर इससे बोझ नहीं पड़ता है। कर्नाटक की गारंटी अब तेलंगाना में भी चल पड़ी है। रेड्डी सरकार ने पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए फ्री बस की शुरुआत की। अगले ही दिन ऑटो रिक्शा चालक सड़कों पर उतर आए इसके विरोध में। ऑटो ड्राइवर्स का तर्क है कि फ्री योजना से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। उनकी वित्तीय परेशानी के लिए रेवंत रेड्डी के पास क्या समाधान है, क्योंकि रोजगार का हक सभी को है। उधर बेलगाम में दलित महिला के साथ अत्याचार का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। बेलगाम में एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। अत्याचार की घटना हुई है, उसको परेड कराया गया, और यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने कर्नाटक से दिल्ली तक विरोध जताया है इस पूरे मुद्दे पर। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक टीम भेजने के साथ ही संसद में भी इसको लेकर धरना दिया है। और कर्नाटक भाजपा की नेता शोभा करांजे ने कर्नाटक सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है, कानून सुव्यवस्था सब बिगड़ गए हैं। मंत्री के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री उसके सामने में मिला जुला नहीं है, तालमेल नहीं है। एक महिला को अत्याचार करे,
परेड कर रहे हैं, उसका कपड़ा उतार रहे हैं, नेकेड कर रहे हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने खुद केस ढाला। पूछना चाहती हूँ सिद्धरामैया को, आप क्यों मौन है? वाई यू आर साइलेंट? और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। आयशा, ये जो पूरा मुद्दा है और कर्नाटक की फ्री भी कहा जाए, जिसको वो गुड इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इससे आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो असल देखने में आ रहा है वो कुछ शायद तस्वीर अलग ही बनती है। किस तरह से अब देखती इस पूरे मामले को, और ये कहा जाए कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कवायद है, तो क्या क्या गलत हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने निखिल। काफी दिनों के बाद ये कहावत सुनी, मुंह मियाँ मुंह मीठा मियाँ मिट्टू, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। जी, बहुत दिनों के बाद ये कहावत सुनी तो बहुत ही सही बैठता है इस पूरे मामले को। अगर हम देखें तो सरकार कह रही है कि ये गारंटीज देकर सरकार ने लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ाया है। यानी सरकार ये कह रही है कि महिलाओं को फ्री बस देकर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की है। देखिए, आप फ्री बस दे रहे हैं और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मतलब जो लोग टूरिज्म के इरादे से, छुट्टी के इरादे से बाहर घूमने जाते हैं, तो क्या उन्हें फ्री बस की जरूरत है? तो ये सवाल भी सामने आता है। तो लॉजिक्स की अगर हम बात करें तो एक तरफ सरकार ने कर्नाटक में इन तमाम योजनाओं के फंड को जुटाने के लिए सरकार ने कई जो चलती स्कीम्स थी उनमें कटौती कर दी। यहाँ तक के स्कूल में मिड डे मील्स में कुछ बच्चों को अंडा दिया जाता था हर रोज, जो प्रोटीन का एक सोर्स है, और इसकी भी कटौती कर दी है सरकार ने। तो ऐसे में सरकार ये कह रही है कि ये फ्री गारंटीज के तहत सरकार लोगों का परचेसिंग पावर, आपको पीठ थपथपाने की बात है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के तहत अगर हम देखें तो शायद सही नहीं बैठती। और दूसरी तरफ सरकार खर्चे के बोझ के तले है और सरकार को अब चाहिए 5,000 करोड़ रुपए हर साल इन पूरी योजनाओं को लागू करने के लिए। और अब सरकार अब जनवरी से युवा निधि योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत जो बेरोजगार युवा है उन्हें 2,500 रुपए उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे और 1 साल तक उन्हें ये पैसे मिलते जाएंगे जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये राइडर्स तो है ही, लेकिन फिर भी इसके देखा जाए तो ये युवाओं को कहीं ना कहीं 1 साल तक आराम से नौकरी ना ढूंढने का एक बहाना मिल जाता है। ठीक है, एक सवाल अभी और उठ खड़ा हुआ है, जो है कानून व्यवस्था का। दलित महिला के साथ जो बेलगाम में अत्याचार हुआ है, बीजेपी इसको लेकर हमलावर है, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये शर्मनाक घटना बेलगाम में हुई है, जहां पर इस वक्त कर्नाटक का सेशन चल रहा है। बेलगाम में कर्नाटक का दूसरा विधानसभा है और यहाँ पर विंटर सेशन चल रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये घटना हुई है और सरकार 4 दिनों तक इस पूरी घटना से परे रही। और तीसरे दिन जो है कर्नाटक की एक मंत्री इस महिला के घर जाकर उनका हालचाल पूछा। और ये भी गलत ये हुआ कि उस दिन जब मंत्री इस महिला से बात कर रही थी तो ये तमाम ये जो अत्याचार हुआ उस पर ये तमाम तस्वीरें जो है मीडिया में छप गई, जिसके बाद हाईकोर्ट और सरकार पर नाराजगी जताते हुए ये कहा कि सरकार हाईकोर्ट इस पूरे मामले में इस मामले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस कंसिडर करता है। तो सरकार से पूछा है कि क्यों अभी तक स्टेट विमेन कमीशन ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और ना ही इसमें जल्दी की जा रही है कि इन आरोपियों को सजा दी जाए। हालांकि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना सीधा सरकार जहां पर सेशन चल रहा है उसे कुछ ही निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है और इसका जवाब कहीं ना कहीं सिद्धारमैया सरकार को देना होगा आयशा। और सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप है, तो यही अपने आप में सवालिया निशान लगाती है। कम से कम जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उस पर उनको काम करके दिखाना होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजस्थान में नई शुरुआत, 1 चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अब आज से सरकार एक्शन मोड में। पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर आए भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नए चेहरे के साथ नई सरकार एक नई शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा सामने नहीं रखा था और
हर बार के चुनावों की तरह इस बार मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बीजेपी ने नहीं रखा था। जाहिर है यह चुनाव पीएम मोदी के चेहरे को सामने रखकर लड़ा गया और भारी कामयाबी मिली, जबरदस्त सफलता मिली थी बीजेपी को राजस्थान के चुनावों में। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुरारी गुप्ता, हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं। मुरारी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ विशाल बैरिस्टो जुड़े हुए हैं। विशाल, बहुत स्वागत है आपका। और विशाल, आपसे समझना चाहेंगे, अब जो नई सरकार आई है, एक जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट इन एक्शन, किस तरह से आप देखते हैं, क्या चुनौतियां हैं और सबसे पहली जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या है? निखिल, पहले तो मैं कह दूं, आप काफ़ी देर से मथुरा के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो मुरारी भी चलेगा, लेकिन बात विशाल से हो रही है आपकी। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया। 2013 में भी बीजेपी ने कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, लेकिन 2014 में हमने देखा कि इस तरह से मोदी जी ने पूरे देश पे छा गए और इसकी शुरुआत हो चुकी थी 2013 से। और 2013 में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया गया। लेकिन इस बार तो बिल्कुल साफ था कि वसुंधरा राजे जो थी, उनको ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि जो फैसले हुए टिकट वितरण में भी, उसमें भी उनकी भूमिका कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आई। एक मैसेज साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है पूरे देश के अंदर, वो ये कि एक आम कार्यकर्ता जो है, जो बिल्कुल जिसके ऊपर बेदाग छवि है, जो कर्मठ है और जो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह के काम करेगा, उसको हम मौका देके। और अचानक भजन लाल का नाम आपने सुना और सब लोग ताज्जुब करने लगे कि भजन लाल शर्मा, काफ़ी सारे नाम चर्चा में थे, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ते हैं भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले भजन लाल शर्मा संगठन में महामंत्री का पद संभाल चुके हैं, नदवई के वो रहने वाले हैं और सरपंच भी वो रह चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर पहला उनकी शुरुआत है और विधायक का चुनाव भी उन्होंने पहली बार लड़ा है। साथ ही बीजेपी ने जो सवर्ण वर्ग है उसको भी मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो वर्ग था ये छूटा जा रहा था। सवर्ण के साथ जो दलित वर्ग है उसमें भी हमने देखा कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देखते हैं कि किस तरह से कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है। आज तो तीनों ने शपथ ली है और एक नई शुरुआत की बीजेपी ने। एक नए अंदाज में पहली बार हुआ कि जब एल्बर्ट हॉल के प्रांगण के अंदर ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और हमने देखा कि बाहर से जो बीजेपी रूल स्टेट्स है उनके चीफ मिनिस्टर्स भी आए, साधु संतों के लिए भी अलग से मंच बनाया गया। तो मैसेज बिल्कुल साफ है, काम करना है, जम के करना है और जनता के लिए करना है। जी, निश्चित तौर पर तो नई चुनौतियां हैं और नई डगर भी है और निश्चित तौर पर उत्साहित भी होंगे। साथ ही साथ तमाम सारे जिसको कहते हैं चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगी राजस्थान की सरकार। जैसा कि मैंने पहले कहा, द गवर्नमेंट इज़ इन एक्शन। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल बैरिस्टो। और विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। आंध्र प्रदेश की लाभार्थी महिलाएं इससे खासी खुश हैं और साझा कर रही हैं अपनी कहानियां। तो आज की विकसित भारत संकल्प यात्रा डायरी दक्षिण पूर्वी तट स्थित राज्य आंध्र प्रदेश से। जिला। मेरा नाम कलावती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से मुझ जैसे अनेक किसानों को सरकार से मदद मिली है। सरकार से खाते में 6,000 रुपए मिलते हैं। वह पैसा हमारे खेतों के लिए खाद और बीज खरीदने में बहुत काम आता है। पहले हमें पीने के पानी के लिए बड़ी परेशानी होती थी। लोग यहाँ छोटे छोटे कुओं से पानी लेते हैं, इससे कई बार वो बीमार भी पड़ जाते हैं। सरकार के जल जीवन मिशन से अब हर घर में ताजे पानी का नल है। अब हम वही पानी पी रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मेरा नाम बिल्तिका मंचूला है। हमें सरकार से 4 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है। हम लोगों को लकड़ी पर खाना बनाने में पहले बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब हमें उज्ज्वला योजना से गैस और चूल्हा मिल गया है। अब हम बहुत खुश हैं।
మన నరేంద్ర మోడీ గారు మాకు ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రతి ఒక్క పేదవానికి। मेरा नाम संपत कुमारी है। मैं आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थी हूँ, जो मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देती है, फिर चाहे हम निजी अस्पताल में हों या सरकारी अस्पताल में। इसके निःशुल्क इलाज ने मेरे बुरे समय में बड़ी मदद की है। अस्पताल में भर्ती होने पर हमारा 3 दिन का बिस्तर शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया गया। साथ ही 15 दिन तक निःशुल्क इलाज, दवाएं और जांच भी की गई। ये वाकई अच्छी योजना है। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आज से केवल